डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम सेल्स एंड टिश्यूज़ है, उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको मेंशन करते हैं। लेक्चर नंबर 21 है और ये हमारे पास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 21 है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है दो ऑर्गेनेलीज़ को। वो कौन कौन से ऑर्गेनेलीज़ हैं, उनमें जो हमारे पास पहला ऑर्गेनेली जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है न्यूक्लियस। उसके बाद हम जो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। तो जब हम डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो किस्म के सेल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। एक हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और हमें पता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सारे का सारा जो फ्लूइड है वो हमें पता है कौन सा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा जो होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल, तो इट मीन कि जो सारे का सारा साइटोप्लाज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स होता है, बिखरा हुआ होता है। तो इस किस्म के सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बरअक्स हमारे पास एक और सेल भी है जिसकी अगर हम बात करें, जिसकी जैसे कि हम प्लांट्स या एनिमल सेल में से किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें ये सेम चीज़, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है। सेल मेम्ब्रेन, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी है। साइटोप्लाज्म, लेकिन इसमें मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है इस प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक एंड प्रोमिनेंट मीन वाजे एक स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें बंद होता है। तो इसमें ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो ऐसी स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्लोज होता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। लेकिन इस सेल को तो हमने यूकैरियोटिक सेल कह दिया, लेकिन इसके अंदर वो स्ट्रक्चर जिसमें जेनेटिक मटेरियल बंद है, इस पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक्चुअली इस न्यूक्लियस को आज हमने डिस्कस करना है। तो हम इसको डिफाइन करते हुए भी कह सकते हैं एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर और अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। जबकि अगर हम बात करें कि ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है? नो।
there is a no prominent nucleus which is not present in the प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम न्यूक्लियस के बारे में लिख सकते हैं कि अब प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस is present in यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो देयर इज नो न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दो डायग्राम्स की मदद से हमें न्यूक्लियस का पता चल गया कि ये न्यूक्लियस क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेल्स में कौन कौन सी पोजीशन पर पाया जाता है, कौन कौन सी लोकेशन पर पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें लोकेशन की, तो हम यहाँ पर जो बात करने लगे हैं लोकेशन कौन कौन से सेल्स की है, तो हम प्लांट्स और एनिमल सेल्स में देखेंगे कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर पाया जाता है और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस कहाँ पर मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिख देते हैं लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम दो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक तो हम प्लांट सेल में न्यूक्लियस की लोकेशन की बात करेंगे, प्लांट सेल्स में यानी कि लोकेशन देखेंगे, और दूसरा है हमारे पास एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स में हम देखेंगे कि लोकेशन कहां पर है, यानी कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज कहां पर, यानी कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस भी हम एक डायग्राम की मदद से देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर कंसीडर करता हूं कि ये मेरे पास कोई ऐसा सेल है जिसको मैं एनिमल सेल कंसीडर कर देता हूं। हमें पता है कि ऑलमोस्ट द एनिमल सेल इज राउंड इन शेप, या एनिमल सेल्स आर राउंड इन शेप मोस्टली, लेकिन और भी डिफरेंट शेप्स होती हैं एनिमल सेल्स की। जरूरी नहीं है कि तमाम सेल्स जो हैं वो राउंड इन शेप हों, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एनिमल के सेल्स होते हैं वो राउंड इन शेप होते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। मैं यहाँ पर इसको लेबल भी कर देता हूँ न्यूक्लियस। तो अब देखिए, गौर करिए थोड़ा सा, अगर हम इस एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेंट्रल पोजीशन ऐसी है जहां पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एनिमल सेल में, यानी कि हम साथ में ये भी लिख सकते हैं लोकेशन इन एनिमल सेल्स, लोकेशन इन एनिमल सेल्स। तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो ये एनिमल सेल्स में कहां पर मौजूद है, डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन एनिमल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर, कि यहां पर इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। तो मैं यहां पर एक प्लांट सेल भी ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो प्लांट सेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, यानी कि उनके 4 कॉर्नर्स ऑलमोस्ट डिफरेंट, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द जो प्लांट हैं उनमें, यानी कि ये रेक्टेंगुलर होते हैं। और इसके जो सेंटर है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लार्ज वैक्यूल की, तो इसका मतलब है कि एनिमल सेल में तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस है ये साइड पर पुश्ड होता है। तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कहाँ पर है? साइड पर है, क्योंकि इसने यानी कि वैक्यूल ने इसको साइड पर पुश कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लोकेशन इन प्लांट सेल्स, लोकेशन इन प्लांट सेल्स। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ऑन द साइड। वैक्यूल push the nucleus at side। अब हमें पता चल गया कि प्लांट सेल में ये कहाँ पर होता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस की, तो ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ, ये सेल है, तो सेल में ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी कि इस न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन नहीं होती, बल्कि हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। तो हमें पता चल गया कि जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन का नहीं होता, बल्कि दो मेम्ब्रेन का होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर ये और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर। और ऐसे पोर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर होता है। उसके बाद हमें ये भी पता चल गया कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। हमें ये भी पता चल गया कि इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर, अब अगर हम बात करें जैसा कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन भी होता है जो कि एक डार्क स्पॉट होता है, यानी कि डार्क सा, कम गहरा, यानी कि गहरे रंग का, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि डार्क स्पॉट भी होता है इस न्यूक्लियस में। तो डार्क स्पॉट जैसे कि हम इसमें शो कर देते हैं, जैसे कि ये वाला है, तो इस पोर्शन को न्यूक्लियस के अंदर जो एक छोटा सा पोर्शन होता है, डार्क स्पॉट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब ये हमने देखना है कि ये वाला जो न्यूक्लियोलस है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, तो ये राइबोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ये वो जगह है जहां पर इट इज कंसीडर्ड as factory of ribosomes and ribosomal RNA। राइबोसोमल आरएनए को हम स्मॉल आर, कैपिटल आर, एन, कैपिटल एंड ए इस तरीके से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चल गया कि ये न्यूक्लियोलस क्या है, कहां पर प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड पोर्शन मौजूद होता है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम क्या कहेंगे
यहां पर हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम यहां पर लिख लेते हैं फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो फ्लूइड है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है। अब मैं कंसीडर कर देता हूं कि हमारे पास एक ये सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ न्यूक्लियस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल बिखरी हुई हालत में है, कोई इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो जेनेटिक मटेरियल की वो हालत जिसमें वो डिस्पर्स फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक शक्ल में होता है, तो जेनेटिक मटेरियल की उस फॉर्म को हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन जो है ये सेल की नॉन डिवाइडिंग फेज में होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक ऐसे सेल की जो सेल डिवाइड होने वाला है, तो उसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक स्पेसिफिक शेप में होता है। तो ऐसी शेप जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंडेंस फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक फॉर्म में नहीं होता, तो देन इसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल में हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल डिवाइडिंग फेज में होगा तो वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा, और अगर जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा तो वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस को, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जी डियर स्टूडेंट्स अभी हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया है, तो अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो डियर स्टूडेंट्स जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई सेल है। अभी हमने डिस्कस किया सेल में न्यूक्लियस है और इस सेल को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इस सेल में अपने साइटोप्लाज्म में मौजूद एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल विच इज इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, यानी कि सेल को एनर्जी देने वाला जो ऑर्गेनली है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन होती है, तो हम लिख देते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली present in cell for respiration या एरोबिक रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर हम इसी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनती है। अब हम देखें तो ये हमारे पास हमने बात की है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर देखें ये इसकी जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये आउटर है तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर भी मेम्ब्रेन होगी। तो इसी डबल मेम्ब्रेन में से हमने एक मेम्ब्रेन को देख लिया। अब हमारे पास ये दूसरी मेम्ब्रेन है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
इज स्मूथ। उसके बाद हमारे पास इसकी ये वाली है इनर वाली, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, ये थोड़ी सी रफ है। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये छोटे छोटे उभार हैं जो इस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हैं, जिनको हम फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी कह सकते हैं। और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, कॉल्ड क्रिस्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्रिस्टी का भी पता चल गया। ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। अब बात ये है कि जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इस खाली पोर्शन के अंदर भी फ्लूइड होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मौजूद फ्लूइड है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मैट्रिक्स। अब बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन चूंकि एनर्जी देती है, सो इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके फंक्शन में लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हम लिखेंगे कि इट इज इन्वॉल्व इन द एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी होती है? ऐसी रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो और हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। तो चूंकि ये वाला ऑर्गेनेली जो है वो रिस्पायरेशन करने के नतीजे में एनर्जी सेल को देता है, तो इसी वजह से इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि इट कैरी आउट द एरोबिक रिस्पायरेशन ड्यू टू विच इट इज नोन एज so-called powerhouse of cell। इसकी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी इसके पास अपना होता है, और इसके साथ साथ इसके पास राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो राइबोसोम्स और डीएनए के प्रेजेंस की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं।